हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर बिल्डर। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर सेकंड ऑफ द चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसकी जो लेक्चर फर्स्ट है वो ऑलरेडी अवेलेबल है इस चैनल पे। आप लोग इसको प्लीज एक बार पढ़ के आएंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो काफी क्लियर होगा। तो लास्ट स्लाइड जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जब नेपोलियन फ्रांस में आया तो उन्होंने एक सिविल कोड लाया था 1804 में। उस सिविल कोड में उन्होंने क्या क्या एस्टैब्लिश किया, तो उन्होंने एस्टैब्लिश किया था इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के सामने सारे लोग जो है वो सेम होंगे। राइट टू प्रॉपर्टी, यानी उस समय में लोगों का जो प्रॉपर्टी का राइट था ये चीज उन लोगों को नहीं दिया गया था, तो नेपोलियन ने सबको राइट टू प्रॉपर्टी दिया। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको काफी सिंप्लीफाई कर दिया। और साथ ही में जितने भी जो फ्यूडल ड्यूज थे, जो किसानों के ऊपर जो ड्यूज लगते थे, फ्यूडल ड्यूज, इस चीज को उन्होंने कहीं ना कहीं बंद किया। जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थे, जो रिस्ट्रिक्शन था कि इस जगह से उस जगह आपको सामान लेके नहीं जाना, इधर बेचने नहीं जाना, उधर बेचने नहीं जाना, इन सब चीजों को उन्होंने कम किया, इसको एकदम टोटली रिमूव कर दिया। साथ ही में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को काफी सिंप्लीफाई किया। और साथ में यूनिफॉर्म वेट मेजर एंड सिस्टम लेके आया, यानी कि उस समय जो था सामान को नापने तौलने का अच्छा तरीका लोगों को नहीं पता था, तो उन्होंने एक अच्छा सा यूनिफॉर्म वेट मेजर सिस्टम लाया। और साथ ही में जो सेंसरशिप था इसको एबॉलिश किया। सेंसरशिप ये चीज होती है कि बिना राजा के अलावा या फिर बिना उस जो जगह है उस राष्ट्र के जो हेड के बिना अलाउंस के कोई भी न्यूज बाहर नहीं जाएगी, इस चीज को सेंसरशिप कहते हैं। तो उन्होंने सेंसरशिप को रिमूव किया। हालांकि नेपोलियन ने इसको बाद में फिर से लाया भी था। आप एक बार इस लेक्चर को पढ़ने के पहले लेक्चर फर्स्ट अच्छे से पढ़ के आओगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो काफी क्लियर होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम यहाँ पे पढ़ेंगे राइज इन नेशनलिज्म इन यूरोप। और जो टॉपिक है हमारा वो सेकंड सेक्शन का जो टॉपिक है वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पूरे यूरोप में जो डाइवर्सिटी, जो पूरा यूरोप था वो काफी डाइवर्स था। डाइवर्सिटी, जो पूरा यूरोप था वो कहीं ना कहीं खुद को एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी शेयर करते हुए या फिर कोई भी एक कॉमन कल्चर शेयर करते हुए खुद को नहीं देख पा रहा था। जैसे हम यहाँ पे क्या कॉमन कल्चर शेयर कर सकते हैं, हम शेयर कर सकते हैं कि हम सारे के सारे जो थे वो ब्रिटिशर्स के द्वारा हम पे, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया। या फिर हम ये शेयर कर सकते हैं कि मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पीपल जो है हमारे हिंदू है, या मोस्ट ऑफ जो है वो इस्लाम धर्म से है। तो हम कहीं ना कहीं इन्हीं दो चीजों में से एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिंगनेस जो है वो शेयर करते हैं। लेकिन जो पूरा का पूरा यूरोप था वो कहीं ना कहीं डाइवर्स था, बहुत ज्यादा डाइवर्स था। जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, हम अगर बात करते हैं हैब्सबर्ग एम्पायर की, तो इस हैब्सबर्ग एम्पायर ने ऑस्ट्रिया और हंगरी के ऊपर राज्य किया। ऑस्ट्रिया और हंगरी के ऊपर राज्य किया और इसके पास बहुत सारे अल्पाइन रीजन्स के कलेक्शंस थे, जैसे द टाइरोल, ऑस्ट्रिया, द सडेनलैंड, बोहेमिया। और ये सारे लोग जो थे वो जर्मन बोलते थे। यानी जो हैब्सबर्ग एम्पायर था उसने रूल किया था ऑस्ट्रिया और हंगरी के ऊपर। और इसके अंडर में बहुत सारे अल्पाइन रीजन्स थे, जैसे दी टाइरोल, ऑस्ट्रिया, दी सडेनलैंड एंड बोहेमिया। ये सारे के सारे लोग कौन सा भाषा बोलते थे? जर्मन बोलते थे। ये लोग सारे लोग जर्मन बोलते थे। साथ ही में जो लंबार्डी और वेनेटिया के लोग थे ये लोग इटालियन बोलते थे, ये लोग इटालियन बोलते थे। जो हंगरी के लोग थे वो आधा लोग मग्यार बोलते थे, हाफ स्पोक मग्यार एंड हाफ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स, यानी डायलेक्ट्स, यानी जो आधे पॉपुलेशन से वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की भाषा को बोला करते थे। जो गैलीसिया के जो एरिस्टोक्रेट थे, यानी एरिस्टोक्रेट जो गैलीसिया के थे वो पोलिश लैंग्वेज बोला करते थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना ज्यादा डाइवर्सिटी है। हैब्सबर्ग एम्पायर और उसकी जो पूरी रीजन है वो जो जो चीज कंटेन करता है, यहाँ के सारे लोग जो थे वो जर्मन बोलते थे। जो लंबार्डी और वेनेटिया के लोग थे वो इटालियन बोलते थे। जो हंगरी के आधा लोग थे वो मग्यार बोलते थे, जो आधा लोग थे वो डायलेक्ट्स बोलते थे। और जो गैलिसिया के जो एरिस्टोक्रेट थे वो पोलिश लैंग्वेज बोलते थे। तो काफी ज्यादा डाइवर्सिटी था पूरे यूरोप के अंदर में। हम पढ़ेंगे, वहां पे पढ़े कि जो गैलिसिया के एरिस्टोक्रेट थे वो पोलिश बोलते थे। तो इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि जो एरिस्टोक्रेट थे ये लोग कौन थे, एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एरिस्टोक्रेट कौन थे। तो जो एरिस्टोक्रेट थे वो एक डोमिनेंट क्लास थे सोशली एंड पॉलिटिकली, यानी सामाजिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे कहीं ना कहीं इस क्लास का एक दबदबा था। यानी ये जो क्लास था वो सब में ऊपर कंसीडर किया जाता था यूरोप में उस समय में। यूरोप में उस समय में जो एरिस्टोक्रेट थे वो एक डोमिनेंट क्लास थे। इस क्लास के जो मेंबर थे, इस क्लास के जो मेंबर्स हैं कहीं आपस में एक कॉमन वे ऑफ लाइफ शेयर करते थे, यानी वो सारे के सारे लोग एक तरीके से जीते थे
और इनकी गाँव में कंट्री साइड्स में इनकी अपनी एस्टेट थी, यानी ये एस्टेट के ये मालिक हुआ करते थे, और मैक्सिमम जो टाउन हाउसेस थे इनके ये मालिक हुआ करते थे। ये लोग फ्रेंच बोला करते थे। मैक्सिमम डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी यानी कहीं ना कहीं समाज में अपना दबदबा रहे, इसके लिए ये लोग फ्रेंच बोला करते थे। और इनकी फैमिली जो थी वो मैक्सिमम कनेक्टेड होती थी टाइज ऑफ मैरिज, यानी आपस में एक दूसरे से इनके शादी का संबंध होता था, और ये बहुत ही न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप में थे। मीन्स क्या, जो एरिस्टोक्रेसी थे ये एक लैंडेड एक डोमिनेंट क्लास थे, यानी सोशली और पॉलिटिकली कहीं ना कहीं इनका जो दबदबा था वो बहुत ज्यादा था। ये सारे लोग कहीं ना कहीं एक ही तरीके से जीते थे, कॉमन वे ऑफ लाइफ, लाइक एक ही तरह का धर्म फॉलो करा, एक ही तरह का चीजें, एक ही तरीके की भाषा यूज करनी। मैक्सिमम जो गांव में स्टेट्स थी वो इन एरिस्टोक्रेट के द्वारा जो ऑन की जाती थी, और मैक्सिमम जो टाउन हाउसेस थी, टाउन हाउसेस इन एरिस्टोक्रेट के द्वारा ये लोग उसके मालिक हुआ करते थे। ठीक है, ये लोग कौन सा भाषा बोलते थे, ये लोग फ्रेंच बोला करते थे, जिस कारण इनका जो समाज में दबदबा है वो मेंटेन रहे। और अक्सर ये देखा जाता था कि जो एक एरिस्टोक्रेट का फैमिली है वो दूसरे एरिस्टोक्रेट की फैमिली से शादी के बंधन से बंधा हुआ था। कैसे ये लोग अपना जो फैमिली है उसको एक्सटेंड करता था या फिर रिलेशन, तो मैक्सिमम ये था, जैसे यहाँ पे कास्टिज्म सिस्टम होता है कि हम हमारे कास्ट का जो है इस कास्ट का इससे ही करेगा, इस धर्म का इससे करेगा, उसी तरीके से वहां पे इन्होंने एक रूल बनाया था कि एरिस्टोक्रेट से ही ये लोग अपनी शादी के संबंध को करेंगे आगे। और ये जो थे वो न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप में थे, यानी इनका जो पॉपुलेशन था वो काफी ज्यादा नहीं था। तो यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि एरिस्टोक्रेसी कौन थे, एरिस्टोक्रेट कौन थे यहाँ पे। और साथ ही में यहाँ पे एक पॉइंट है कि मेजोरिटी ऑफ देम वेर पीजेंट, और ज्यादातर जो मैक्सिमम एरिस्टोक्रेट थे वो पीजेंट थे। वो पीजेंट यानी किसान का काम किया करते थे, और वो ऑफन अपने शादी का संबंध जो था वो आपस में, यानी एरिस्टोक्रेट एरिस्टोक्रेट से ही जो टाई ऑफ मैरिज था उसको कनेक्ट करते थे वो लोग। इन वेस्ट मोस्ट ऑफ द लैंड्स वेर फार्म बाय टेनेंट एंड स्मॉल ओनर। उस समय जो यूरोप में वेस्ट में क्या हुआ करता था कि मैक्सिमम जो लैंड्स थे वो टेनांट और छोटे छोटे मालिकों के द्वारा जो था वो ऑन किया जाता था, और उस पे खेती किया जाता था। और ईस्ट में जो लैंड्स थे उसको सर्फ द्वारा, यानी जो वेस्ट में लैंड थे उस पे जो खेती था वो छोटे छोटे मालिकों द्वारा या फिर टेनांट्स के द्वारा किया जाता था। और ईस्ट में जो कल्टीवेशन था, लैंड्स पे जो कल्टीवेशन था उस पे जो वो लोग कल्टीवेट करते थे उसको ये लोग कहते थे सर्फ। इसके बाद जो न्यू मिडिल क्लास था वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन से आता था। तो हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखेंगे। तो यूरोप में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में आया, यानी कि 18वीं सदी के हाफ में यूरोप में, इंग्लैंड में शुरू हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले 18वीं सदी के हाफ में। लेकिन फ्रांस में फ्रांस में और मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ द जर्मन में ये बहुत ही लेट 19वीं शताब्दी में लेट से आया। कहाँ पे, फ्रांस और जर्मन में। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो एरिस्टोक्रेट थे वो उनका दबदबा था, वो लोग स्मॉल नंबर में थे, वो लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, उनका डिप्लोमेसी था, वो ऑफन अपने जो मैरिज का जो संबंध है, टाइज ऑफ मैरिज था वो एरिस्टोक्रेट में ही करते थे। मैक्सिमम जो थे वो पीजेंट थे। फिर हमने क्या पढ़ा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इंग्लैंड में सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में आई, लेकिन फ्रांस और मोस्ट पार्ट ऑफ द जर्मन में ये लेट 19th सेंचुरी में आई। और फिर इसमें जो लोग आए इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इसमें जो वर्किंग क्लास आया, यहीं से एक जो न्यू मिडिल क्लास है उसका फॉर्मेशन होता है। A new social group came into being, a working class population and middle class made up of industrialists, businessmen, professionals. They came with the idea of the nationalism and were in small in number till late 19th century. यानी कि एक जो नया सामाजिक ग्रुप आया एरिस्टोक्रेट के बाद, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा तो एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन की तरह पे लोग जो हुए उभरे। कुछ लोग इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पे, कुछ लोग उसमें काम करने वाले के तौर पे, कुछ लोग बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स के तौर पे, ये सारे के सारे आए। और साथ ही में ये जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन था ये कहीं ना कहीं अपने साथ एक आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को भी कैरी कर रहा था। लेकिन इनके जो नंबर थे वो 19वीं शताब्दी के इंड में भी इनके जो नंबर थे वो काफी कम थे, इनके नंबर काफी कम थे। यहाँ से आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो यहाँ से आए वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। यहाँ पे इसके बाद हम देखेंगे कि जो एक टर्म है लिबरल नेशनलिज्म, एक सेकेंड, लिबरल नेशनलिज्म,
स्टैंड फॉर, यानी कि जो लिबरल नेशनलिज्म है इसका मतलब क्या होता है। तो जो ये टर्म है, वन सेकेंड, जो ये टर्म है लिबरलिज्म, ये डिराइव होता है एक लैटिन रूट वर्ड लीबर से। लीबर मतलब होता है फ्री, यानी लिबरलिज्म मतलब कहीं ना कहीं फ्रीनेस, फ्रीनेस यानी आजादी। तो इसका जो डेफिनेशन था वो अलग अलग क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट था। जैसे जो हमारे न्यू मिडिल क्लास थे, ठीक है, जो अलग अलग क्लास था उसके लिए इसका जो डेफिनेशन था वो काफी अलग था। जैसे जो न्यू मिडिल क्लास है इनके लिए मतलब था stood for freedom for the individual and equality of all before the law। यानी कि नो मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब था सबकी आजादी और सब कोई जो है वो लॉ के सामने समान होगा, मींस इक्वालिटी बिफोर लॉ। किसी भी एक को आजादी हो, आजाद हो वो, और इक्वालिटी बिफोर लॉ। यहाँ तक कि जो ये न्यू मिडिल क्लास थे इनके लिए तो लिबरलिज्म का मतलब ये था, लिबरलिज्म का मतलब इनके लिए फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ। लेकिन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले लोग थे इनके लिए लिबरलिज्म का मतलब था एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी। एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी यानी जो राजा का राज्य है उसका खत्म होना। जो सारे क्लरिकल प्रिविलेजेस थे, यानी कि जो नोबेल थे, जो कलर्जी थे, इन लोगों को काफी ज्यादा प्रिविलेज था कि इनको बचपन से जो था वो टैक्स नहीं देना था, ये लोग टैक्स फ्री थे पूरे जीवन के लिए। तो इसको उठा के इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन को लाया, वहां पे एक पार्लियामेंट बनाया। तो इन लोग के लिए जो लिबरलिज्म का मतलब था फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले के लिए ये था। साथ ही में हम पढ़ेंगे कि जो इकोनॉमिक स्फेयर वाले के लिए लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। यानी कोई एक आदमी जो व्यापार कर रहा है उसके लिए फ्रीनेस, आजादी क्या होगा कि उसका जो सामान है वो इधर से उधर बिना टैक्स को लगाए हुए आराम से इधर से उधर मूवमेंट कर सके। तो जो लिबरलिज्म था इसका मीनिंग तीनों पॉपुलेशन के लिए अलग अलग था। और जो 10th क्लास है उसमें ये जो क्वेश्चन बनता है ये काफी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो ये मीनिंग था इसका मीनिंग क्या था और अलग अलग लोगों के लिए इसका क्या क्या मतलब था। तो न्यू मिडिल क्लास के लिए इसका मतलब था सबका इक्वालिटी बिफोर लॉ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले के लिए मतलब था कि राजा के राज्य को खत्म करना, जो क्लर्जी नोबिलिटी का प्रिविलेज है इसको खत्म करना और उसको हटा के एक पार्लियामेंट को लेके आना। जो इकोनॉमिक स्फेयर में थे उन लोग के लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या, तो उनका मतलब कि मार्केट का फ्रीडम हो और वो जो भी चीज लेके जा रहे इधर से उधर बेचने के लिए या फिर खरीदने के लिए तो उसपे जो टैक्सेज है उसको कम लगाया जाए। साथ ही में ये जो रोक है कि इधर से उधर नहीं जाना है या फिर किसी भी तरीके का रोक है कि इस कंट्री से उस कंट्री नहीं जाना है तो इसको आप लोग फ्री करिए। तो यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर मतलब था नेशनलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म का यानी लिबरलिज्म का। आई होप क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद जैसे एग्जाम्पल बता रहा है यहाँ पे कि इन जर्मनी कॉन्फेडरेशन ऑफ, मीन्स जो जर्मनी था वो 39 स्टेट्स का मिला जुला हुआ एक कॉन्फेडरेशन था। और ये सारे 39 स्टेट्स में उस समय इन सब की अपनी अपनी करेंसी थी, इन सब की अपनी अपनी करेंसी थी। जैसे अगर कोई एक व्यापारी है, अगर कोई एक व्यापारी है जो कि 1883 में हैमबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाता है अपने सामानों को बेचने के लिए, तो उसको 11 कस्टम बैरियर से गुजरना पड़ेगा। यानी उस व्यापारी को 11 कस्टम बैरियर्स और हर एक कस्टम बैरियर्स पे उन्हें 5 का टैक्स जो है वो पे करना है। यानी कि अगर वो 11 कस्टम बैरियर से गुजर रहा है और हर जगह वो 5-5% अपने काम जो है उसको रख रहा है, तो एटलीस्ट 11 इंटू 5 55, यानी अपने सामान का जो 55% है उसने तो टैक्स में ही भर दिया, फिर उसको फायदा क्या होगा। तो उस समय यहाँ पे जो था इकोनॉमिक स्फेयर वाले के लिए क्या था लिबरलिज्म का मतलब कि जो टैक्सेज है उसको हटाया जाए, फ्रीडम दिया जाए। इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि कैसे कैसे जो था वो टैक्सेस जो था वो लगता था। जैसे यूनिफॉर्म वेट एंड मीजर भी सिस्टम नहीं था। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल कि एक इल्ले जो था वो कपड़ा का एक मेजरमेंट था। जैसे यहाँ पे सेंटीमीटर होता है, फीट होता है, ऐसे करके इल्ले जो था वहां पे कपड़ा का मेजरमेंट था। तो इल्ले को अगर हम फ्रैंकफर्ट में बोलेंगे 1 इल्ले, तो उस समय में वहां पे था इसका मतलब 54.7 सेंटीमीटर। और मेंज में हम अगर कहेंगे तो उस समय इसका वैल्यू था 55.1 सेंटीमीटर। और न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। यानी सब जगह जो था इसका वैल्यू जो था वो अलग अलग था। इसीलिए जॉलवरीन का जो स्थापना है वो 1834 में एक कस्टम यूनियन जो है इसको फॉर्म किया गया, जो कि प्रूसिया के द्वारा फॉर्म किया गया था और ये बहुत सारे जर्मन स्टेट्स के द्वारा ज्वाइन किया गया था। इसने क्या किया था
तो इसने नंबर ऑफ करेंसीज 30 से घटा के इसने नंबर ऑफ करेंसीज को 2 कर दिया था। जो जॉलवरीन था उसको 1834 में सेटअप किया गया था और इसने नंबर ऑफ करेंसीज को 30 से 2 कर दिया था। इसको हम